नमस्कार। चलिए एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब आगे क्या होगा? पुलिस उसे कब तक अपनी हिरासत में रख सकती है? सबूत इकट्ठा करने का सही तरीका क्या है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 186 से 190 में, जो जांच और हिरासत की पूरी प्रक्रिया को समझाती है। देखिए, कानून का एक सीधा सा नियम है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होता है। पर सोचिए, अगर जांच तब तक खत्म ही ना हो पाई हो तो? तब पुलिस क्या करेगी और उस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं? यही वो असल सवाल हैं जिनका जवाब हमें बीएनएसएस की इन धाराओं में मिलता है। तो हमारा आज का मकसद बिल्कुल साफ है। हम इन कानूनी प्रक्रियाओं को, मतलब कि तलाशी, हिरासत और रिमांड को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि ये सबको अच्छे से समझ में आ जाए। आज के इस सफर में हम देखेंगे जांच के अलग अलग चरण, फिर धारा 186 से 190 तक तलाशी, हिरासत और जांच के नतीजों को समझेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये धाराएं सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा रास्ता दिखाती हैं। ये पुलिस को गाइड करती हैं कि सबूत जुटाने से लेकर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने तक उन्हें कौन कौन से कदम उठाने हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से हो। अब बात करते हैं धारा 186 की। ये धारा तब बहुत काम आती है जब जांच कर रहे पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी केस का कोई जरूरी सबूत उनके अपने थाने की सीमा से बाहर किसी दूसरे इलाके में है। तो ये धारा उन्हें उस दूसरे इलाके में जाकर तलाशी करने की ताकत देती है। तो देखिए, इसके दो रास्ते हैं। एक तो है सामान्य प्रक्रिया, जिसमें जांच अधिकारी दूसरे थाने के ऑफिसर इंचार्ज को तलाशी करने के लिए कहता है। लेकिन अगर लगता है कि जरा सी भी देर हुई तो सबूत मिटा दिए जाएंगे, तो वो इंतजार नहीं करेगा, वो खुद जाकर तलाशी ले सकता है। हाँ, पर इस इमरजेंसी तलाशी के फौरन बाद उसे वहां की लोकल पुलिस और मजिस्ट्रेट को बताना जरूरी है। तलाशी के बाद की कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। जांच अधिकारी को लोकल पुलिस को तलाशी की खबर देनी होती है, जो भी सामान मिला उसकी एक लिस्ट भेजनी होती है और सारे रिकॉर्ड्स की एक कॉपी सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट को भी भेजनी होती है। और एक खास बात, जिस जगह की तलाशी ली गई उसका मालिक अगर अर्जी देता है तो उसे उन रिकॉर्ड्स की कॉपी मुफ्त में दी जाएगी। ये सब सिर्फ खानापूर्ति नहीं है, इससे पारदर्शिता बनी रहती है। अब आते हैं इस हिस्से की सबसे जरूरी धारा 187 पर। यह धारा उस हालात के बारे में है जब किसी को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन 24 घंटे में जांच पूरी नहीं हो पा रही है। यहीं से रिमांड का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो ये रिमांड आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान है। जब पुलिस को जांच के लिए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त चाहिए तो वो गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि और समय देना जरूरी है तो वो उस व्यक्ति को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने का आदेश देते हैं। बस इसी आदेश को रिमांड कहते हैं। हिरासत भी दो तरह की होती है, एक पुलिस हिरासत और दूसरी न्यायिक हिरासत। पुलिस हिरासत का मतलब है व्यक्ति पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहेगा, जहां उससे पूछताछ की जा सकती है। वहीं न्यायिक हिरासत का मतलब है कि व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है और वो मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहता है। ऐसे में पुलिस कोर्ट की इजाजत के बिना उससे पूछताछ नहीं कर सकती। कानून ये भी बताता है कि किसी को ज्यादा से ज्यादा कितने दिन हिरासत में रखा जा सकता है। अगर अपराध गंभीर है, मतलब जिसमें मौत की सजा, उम्र कैद या 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, तो अधिकतम हिरासत 90 दिनों की होगी और बाकी सभी अपराधों के लिए ये सीमा 60 दिन है। ये नंबर 90 दिन और 60 दिन परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा अधिकार सामने आता है। अगर पुलिस इस 60 या 90 दिन की समय सीमा के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट नहीं दे पाती तो गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। अगर वो जमानत की शर्तें पूरी करने को तैयार है तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं डिफॉल्ट बेल। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। कानून ने अभियुक्त के लिए कुछ जरूरी सुरक्षा उपाय भी बनाए हैं। जैसे पहली बार पुलिस रिमांड लेने के लिए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने खुद पेश करना जरूरी है। हाँ, न्यायिक हिरासत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल सकता है। मजिस्ट्रेट को भी पुलिस हिरासत का आदेश देने की वजह लिखनी पड़ती है। और अगर कोई महिला 18 साल से कम उम्र की है तो उसे सिर्फ रिमांड होम में ही रखा जाएगा। अच्छा, एक और खास नियम है। अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है तो पुलिस उस व्यक्ति को एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है और वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों की हिरासत का आदेश दे सकते हैं, लेकिन उन्हें भी इसकी वजह लिखनी होगी। चलिए, अब हम जांच के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
जब पुलिस की जांच पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? धारा 188, 189 और 190 हमें इसी के बारे में बताती हैं। तो जांच पूरी हो गई। अब पुलिस ऑफिसर को यह देखना होता है कि क्या आरोपी के खिलाफ केस चलाने के लिए काफी सबूत हैं या नहीं, और इसी के आधार पर आगे के लिए दो ही रास्ते बचते हैं। धारा 189 कहती है कि अगर जांच के बाद काफी सबूत नहीं मिलते तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को एक बॉन्ड पर छोड़ देगा। लेकिन अगर धारा 190 के तहत पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो फिर पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। तो हमने इन सभी धाराओं को एक एक करके समझ लिया है। अब आखिर में उन खास बातों पर नजर डालते हैं जो कानून की परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा काम की हैं। 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, डिफॉल्ट बेल का अधिकार, जो 60 या 90 दिन की समय सीमा से जुड़ा है। दूसरी, पूरी जांच प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट की निगरानी की कितनी बड़ी भूमिका है, जो शक्ति के गलत इस्तेमाल को रोकती है। और तीसरी, अभियुक्त को दिए गए सुरक्षा उपाय, जैसे कि उसे खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और रिमांड की वजहें दर्ज करना। यहाँ एक जरूरी बात कहना चाहूंगा कि ये प्रस्तुति सिर्फ पढ़ाई और कानूनी जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह ना समझा जाए।